अध्याय 59। अपनी माँ से मिलिए। सीईओ वेई, सुश्री सु, क्या संयोग है, टोंगवी ने कुशलता से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे दो लोगों का मिलना दुर्लभ है। क्यों न हम साथ में खाना खाने चलें? वह बहुत देर से आसपास ही इंतजार कर रही थी और आखिरकार वेई सु और सुयू के आने का इंतजार करने लगी। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वेई सु इतना अपमानजनक व्यवहार करेगी, और उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि सुयू का वेई सु पर इतना प्रभाव होगा। वह नहीं जानती थी कि सुयू ने वेई सु से क्या कहा था जिसके कारण वेई सु ने अपने संपर्कों का उपयोग करके उसकी कंपनी के उत्पाद की योजना को बाधित किया जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। इस तरह के आदमी को नाराज करना वास्तव में असंभव था। सोंग वेई ने उस आदमी को देखा जो उसके सामने बहुत धीरे से मुस्कुरा रहा था, चुपके से अपने दांत पीस लिए और सहन करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि जनरल मैनेजर वेई और मिस सु मुझे कुछ सम्मान देंगे। इस वाक्य के दो अर्थ थे। वेई सु मुस्कुराया और अपना सिर नीचे करके सुयू को देखा। जियाओ यू, क्या वह काम है जो तुम करना चाहती हो? ऐसा लग रहा था कि वह पूछ रहा था, लेकिन वास्तव में उसने पहले ही निर्णय सुयू को सौंप दिया था। सोंग वेई के पास सुयू की ओर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुयू ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। देर हो रही है। सोंग वेई की अभिव्यक्ति आधे से ज्यादा उदास हो गई। तो चलो खाना खाते हैं। मेरा मामला जरूरी नहीं है। बेशक मुझे मिस सोंग की प्रतिष्ठा का सम्मान करना है। वह वेई सु नहीं है। वह कुछ भी तय नहीं कर सकती। वेई सु उसकी मदद करेगा या नहीं, यह तय करना उसके ऊपर है। दूसरों को धमकाने के लिए शक्ति पर निर्भर रहना, वह ऐसा कुछ नहीं था जिसमें वह अच्छी थी। सोंग वेई की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, लेकिन उसने कुछ बार सुयू की ओर भी देखा, यह नहीं जानते हुए कि वह आभारी है या परेशान। जहां तक उसके बगल में खड़े झुआंग वेई की बात है, जब से वह आई थी तब से अब तक उसने कुछ नहीं कहा था, केवल कभी कभी सुयू को देखने के लिए अपना सिर उठाया था। बाद में वे चारों एक साथ रेस्तरां में गए। सोंग वेई ने अभी भी घर की कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल सुयू के प्रति अत्यधिक उत्साही था। पूरी तरह से भूल गया कि कुछ समय पहले उन दोनों के बीच कुछ असहज मामले थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें समान लक्ष्यों वाले अच्छे दोस्त मिल गए थे। सोंग वेई भी गुप्त रूप से भाग्यशाली महसूस करती थी कि सुयू ने उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया और पिछली बार की बात का जिक्र भी नहीं किया। अपने दिल में वह समझ गई कि टोन हाक लैम कैसे अलग था। हालांकि लिन क्यू के पास कई योजनाएं थी, लेकिन वे केवल सतही थी। यह सुयू बाहरी दुनिया के प्रति शांत और उदासीन दिखती थी, लेकिन उसके कार्य बेहद संतुलित थे। ऐसी महिला को लिन क्यू से भी अधिक अपमानित करना असंभव था। इसके अलावा उसे खबर मिली थी कि वेई सु अपने परिवार से मिलने के लिए सुयू को घर ले आई है। ऐसा लग रहा था कि वेई परिवार के बुजुर्ग सुयू से बहुत प्यार करते थे। वह मुस्कुराई तो न्हाक जैसी युवा लड़की को कई बुजुर्गों से प्यार मिलता था। ट्रांगवी और टोन हाक को अलग हुए आधे साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन क्या उसने मिसेज ट्रांग को टोन हाक का जिक्र करते नहीं सुना था? टोंगवी जानती थी कि जब बात उन लोगों की आती है जिन्हें उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए या जिन्हें वह चिढ़ा नहीं सकती, तो उसे खुद पर कैसे काबू रखना है। इस टोन हाक में दोनों ही गुण थे। भले ही वेई सु यहाँ न होती, लेकिन वह अब सुयू को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि एक शालीन महिला कभी कभी अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी महिला से भी अधिक भयानक होती है। डिनर खत्म होने तक सुयू और सोंग वेई अभी भी खुशी खुशी बातें कर रहे थे। जहां तक वेई सु का सवाल है, वह बस सुयू के बगल में बैठा था, कभी कभी खाना उठाता, उसे रुमाल देता और सुयू के लिए सूप परोसता, बहुत मर्दाना अंदाज में। वे चारों रेस्टोरेंट से चले गए।
बाहर पहले से ही अंधेरा था। शरद ऋतु का मौसम थोड़ा ठंडा था। वेई सू ने अपना सिर घुमाया और सुयू से पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? सुयू ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं कार लेने जाऊंगी, तुम रुको। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। वेई सू तेजी से पार्किंग की ओर बढ़ी। 2 मिनट से भी कम समय बाद कार सुयू के सामने रुकी। सुयू ने कार का दरवाजा खोला, सोंग वेई और ट्रांग वेई को अलविदा कहने के लिए मुड़ी, फिर तुरंत अंदर चली गई। काली कार बहुत तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। सोंग वेई ने ट्रांग वेई की ओर देखा जो उसे सहानुभूतिपूर्ण भाव से देख रहा था। क्या तुम यहाँ खड़े होकर अपनी पत्नी की प्रतीक्षा में पत्थर बन जाओगे? ट्रांग वेई का चेहरा काला पड़ गया। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम क्या सोचते हो कि औरतें क्या होती हैं? अगर तुम ड्यूक बनना चाहती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो। अगर तुम मेकअप करना चाहती हो तो तुम मेकअप कर सकती हो। अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र मत समझो। सोंग वेई ठंडी हंसी हंसा। इसके अलावा मेरे साथ व्यवहार करने के लिए उसी व्यक्तित्व का उपयोग न करें जो आपने लिन क्यू के साथ किया था। मैं, सोंग वेई, आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आपसे शादी करना केवल निगम के लाभ के लिए है। यह मत सोचिए कि आप सभी से प्यार करते हैं और कोई भी लड़की आपसे प्यार करेगी। आपने बहुत सारे स्टैलियन उपन्यास पढ़े हैं। बोलने के बाद सोंग वेई ने झुआंग वेई की तरफ देखा तक नहीं, पलटा और एक कार पकड़ी और चला गया। झुआंग वेई वहीं खड़ा रहा, उसके हाव भाव लगातार बदल रहे थे। वह अपनी कार की तरफ चला गया, अपने पैर को ऊपर उठाने और कार के दरवाजे को लात मारने से खुद को रोक नहीं सका। लानत है। एक व्यक्ति ने उसके बगल में कार रोकी और बाहर निकला। झुआंग वेई को अजीब नजर से देखा, फिर उसके बगल में खड़ी कार को देखा। उसके जाते समय उसके हाव भाव विकृत हो गए। झुआंग वेई ने कार का दरवाजा खोला, बैठ गया, फिर उसे जोर से बंद किया, गैस पेडल को जोर से दबाया और सीधे बाहर निकल गया। जैसे ही दिसंबर आया, तापमान तेजी से गिरने लगा। सुयू ने भी सर्दियों की सुंदरता के व्यवहार की परवाह नहीं की, सभी कोट और फर कोट निकाल लिए। महीने की शुरुआत में जब वह बोर हो रही थी तो उसने ऑनलाइन 2 जोड़े स्कार्फ देखे। मुख्य कारण यह था कि उसे महिलाओं का स्कार्फ बहुत पसंद था, लेकिन ऑनलाइन स्टोर के मालिक ने इसे अलग अलग बेचने से मना कर दिया, इसलिए उसे दोनों जोड़े खरीदने पड़े और दूसरा वेईसू को देना पड़ा। अगले ही दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसने पहले कभी स्कार्फ नहीं पहना था, वह पुरुषों का विंडब्रेकर और स्कार्फ पहनकर खुशी खुशी काम पर जा रहा था। हालांकि पोशाक बहुत सुंदर थी, फिर भी सुयू अपने मुंह के कोने को हिलाए बिना नहीं रह सकी। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि वीसू इतना आसानी से संतुष्ट होने वाला लड़का था। इस प्रेमी के दुपट्टे जैसी चीजें वास्तव में एक हाई स्कूल के छात्र की तरह थी। सप्ताहांत में वह कभी कभी वीसू के घर खाने के लिए जाती थी और कुछ व्यंजन भी सीखती थी, लेकिन अधिकांश समय यह अभी भी वीसू ही थी जो लड़ाई करती थी, जबकि वह बगल में अपने मुंह के कौशल का अभ्यास करती थी। सबसे बढ़िया समय तब था जब वे दोनों कमरे में बैठकर हॉट पॉट तैयार करते थे, सुपरमार्केट जाकर हॉट पॉट की सामग्री का एक पैकेट खरीदते थे, कुछ बीफ फैट मिलाते थे, उसे पॉट में डालकर उसे भूनते थे, मसाले मिलाते थे, उबलता पानी डालते थे, उसे हॉट पॉट स्टोव पर रखते थे, दोनों बहुत आराम से खाते थे। वेईचू हॉट पॉट की सामग्री को भूनने में बहुत कुशल था, उसका स्वाद बहुत लजीज था। सुयू को लगा कि यह बाहर के हॉट पॉट रेस्तरां से भी ज्यादा लजीज है। इससे चेन यू जो कभी कभार मुफ्त में खाने आती थी, बहुत ईर्ष्यालु हो गई। यह मुफ्तखोरी का एक और दिन था। सुयू ने चेन यू को दरवाजे से बाहर भेज दिया। जब उसे लगा कि चेन यू घर जाने वाली है, तो उसने सुयू को वापस खींच लिया।
सु यू ने चेन यू को खाली नजरों से देखा। चेन यू ने अपना हाथ उठाया और अपना माथा हिलाया। इस चंद्र नव वर्ष पर वेई चू को अपनी चाची से मिलवाने ले जाओ। हालांकि वेई चू का दिल काला है, व्यापार जगत में लोग उसे धूर्त लोमड़ी भी कहते हैं, लेकिन वह तुम्हारे साथ बुरा नहीं है। हम औरतें मीठी बातों में नहीं फंस सकती, लेकिन जब हमें किसी की सच्ची भावनाएं मिलती हैं, तो हमें ईमानदारी से उनका बदला चुकाना चाहिए। सु यू समझ गई कि ट्रान गुएत का क्या मतलब था। वह मुस्कुराई। मुझे पता है, ठंड है, तुम्हें जल्दी से घर जाना चाहिए। क्या तुम आज रात वेई सू के घर पर रुकोगी? ट्रान गुएत ने अस्पष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। अब अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। सु यू ने तिरस्कार से देखा। मैं अगले कमरे में सोती हूँ। वेई सू, यह आदमी वास्तव में। चेन यू भी पूरी तरह से आश्वस्त थी। एक आदमी जो इस तरह की महिलाओं का सम्मान करता है, बस इस आधार पर न्याय करना पहले से ही बेहद आश्वस्त था। चेन यू को विदा करने के बाद वेई सू के 2 नए दोस्त भी चले गए। उन दोनों के पास कारें थीं। वेई सू ने उन्हें नहीं रखा। उसने टोन हाक को घर में प्रवेश करते देखा और पूछा, क्या बाहर ठंड है? यह कहकर वह सफाई करने के लिए वापस रसोई में चला गया। हाँ। टोन नाहक सोफे पर बैठ गया। उसका पेट इतना भरा हुआ था कि वह हिलना नहीं चाहता था। टीवी पर वह आदमी महिला से कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम उससे प्यार करती हो। यह वास्तव में एक अंतहीन उलझन थी। सु यूए सीधे बैठ गई। रसोई में बर्तन और चॉपस्टिक्स के एक दूसरे से टकराने की आवाज सुनकर अचानक उसे लगा कि टीवी नाटकों पर वीर प्रेम कहानियां वास्तव में उबाऊ थी। वह उठ खड़ी हुई और रसोई में चली गई। वेई सुओ ने बर्तन धोने के दस्ताने पहने हुए थे, स्पष्ट रूप से एक सक्षम और सफल युवक, लेकिन उसे ये काम करने थे। सुयू, वह कितनी भाग्यशाली थी कि उसे ऐसा आदमी मिला। अपने बगल में दस्ताने की छोटी जोड़ी उठाते हुए सुयू ने साफ बर्तन लिए, उन्हें दूसरी बार धोने में उसकी मदद की। जैसे जैसे पानी बहता गया, अपने दस्तानों के माध्यम से भी वह अभी भी ठंडे पानी को महसूस कर सकती थी। ठंडा? वेई सु मुस्कुराई। मैं इसे जल्दी से कर दूंगी। आप टीवी देखने जाइए। कोई बात नहीं, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। मेरा पेट खराब हो गया है। सुयू ने साफ कटोरियां एक तरफ रख दी। क्या इसे ही खाना कहते हैं? इतना खाना कि आपका स्वभाव ही बदल जाए। वेई सू को अचानक समझ आ गया। तुम चले जाओ। सुयू ने अपना सिर घुमाया और अपनी बहादुरी दिखाते हुए वेई सू के कंधे पर अपने दांतों से काट लिया। ओह माय, मैंने सुबह से ये कपड़े नहीं बदले हैं। वेई सू ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि ऊपर कितनी धूल और बैक्टीरिया हैं। सुयू ने अपने मुंह के कोने को हिलाया और पानी से कटोरा उठाया। मिस्टर वेई, मैंने देखा है कि आप हाल ही में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। वेई सू ने खुशी से कहा, तो आपकी छोटी यू हमेशा हर दिन आपके हर शब्द और हर हरकत पर ध्यान देती रही है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। कितना मार्मिक। सुयू ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम सच में बहुत ज्यादा सोचते हो। वेई सू को सुयू की शक्ल देखकर मजा आया। उसका मूड अच्छा था। उसके हाथ पैर ज्यादा चुस्त हो गए थे। जब वह बर्तन धो रहा था तो उसने सुना कि सुयू उससे पूछ रही थी कि क्या वह चंद्र नव वर्ष के दौरान खाली है। चंद्र नव वर्ष के दौरान करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। वेई सू ने कुछ साफ बर्तन उठाए और उन्हें अलमारी में रखने की तैयारी करने लगा। मैं नए साल के लिए घर जाने की योजना बना रहा हूँ। इसलिए क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे? क्रैश! यह सुनकर वेई सू अचानक चौंक गया। उसका हाथ फिसल गया और उसने एक प्लेट जमीन पर गिरा दी। प्लेट तुरंत टूट गई।